लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ये देखा कि जो पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल, सिंगल चार्ज पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री थी, वो मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी हो रही हो तो वो किस तरह की ट्रेजेक्ट्री बनेगी, ये हम डिस्कस कर रहे थे। अब लास्ट चैप्टर में जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई और जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए, उन सब में सिंगल पार्टिकल को हम कंसीडर कर रहे थे। लेकिन अगर आप प्लाज्मा को देखें और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डिफरेंट प्लाज्माज हैं, आप उनकी डेंसिटी को स्टडी करें तो ये बात सामने आती है कि प्लाज्मा की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि प्लाज्मा के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर जिस तरह पिछले चैप्टर में हम हर सिंगल पार्टिकल की मोशन को डील कर रहे थे, तो अगर हम प्लाज्मा के अंदर जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं उन सब की इंडिविजुअल मोशंस को अगर हम डील करना शुरू कर दें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम प्लाज्मा की डायनामिक्स को समझ सकें, इसलिए कि इतने लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे पार्टिकल्स की मोशंस को आप स्टडी कर सकते हैं। और फिर आप देखें कि जब इतने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स प्लाज्मास के अंदर मौजूद हैं तो उनकी जो फील्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, उन पार्टिकल्स के चार्जेस हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फोर्सेस उनके ऊपर एग्जर्ट होंगी एक पार्टिकल की दूसरे की वजह से। तो इसलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा कि अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को लेकर स्टडी करें। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स की डायनामिक्स को स्टडी करने के बजाय हम प्लाज्मा को एज अ फ्लूइड कंसीडर कर लेते हैं और एज अ होल जो प्लाज्मा हमारा होगा हम उसकी डायनामिक्स को स्टडी करेंगे। तो हम जो पैरामीटर यहाँ पे ले लेते हैं वो डेंसिटी है जो प्लाज्मा पार्टिकल्स हैं उनकी, और उसके अलावा उनके चार्जेस हैं, तो इनकी बेस पे हम इनको स्टडी करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ऑनवर्ड हम जो स्टडी करेंगे वो हम एक सिंगल पार्टिकल को लेकर स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि हम प्लाज्मा को एज अ फ्लूइड कंसीडर करके तो हम उसको डील करेंगे। तो इसमें हम बहुत लकी हैं कि जो हमारी ऑर्डिनरी फ्लूइड की जो इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, तो वो इक्वेशंस हम यहाँ प्लाज्मा के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक जो बेसिक डिफरेंस आ जाता है बिटवीन ऑर्डिनरी फ्लूइड एंड प्लाज्मा, वो ये होता है कि प्लाज्मा के अंदर चूंकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इन चार्ज पार्टिकल की वजह से इसकी मोशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और ऑर्डिनरी प्लाज्मा में न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स होने की वजह से उन पार्टिकल्स की आपस में इंटरेक्शन सिर्फ उस वक्त होती है जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है, ठीक है। और उस फ्लूइड के अंदर जो पार्टिकल्स का कोलिजन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जबकि प्लाज्मा के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ डायरेक्ट कोलिजन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसका रेट कम होता है। लेकिन क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर, तो इसलिए एक पार्टिकल जो चार्ज है वो दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा, बेशक वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कोलाइड ना भी करें, ठीक है। आपको पता है कि चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी आपस में डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन ज़रूरी नहीं होती इंटरेक्शंस के लिए, बल्कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल
दूसरे चार्ज पार्टिकल की फील्ड में आ जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। कूलम लॉ आप देख लें। तो चूंकि अगर तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कोलाइड करेंगे फिर भी कोलिजन्स होंगे, अगर डायरेक्टली नहीं भी करेंगे इनके चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तब भी कोलिजन्स होंगे। तो इसलिए जो प्लाज्मा है इसकी जो डायनामिक्स हैं वो आम फ्लूइड की निस्बत कॉम्प्लेक्स हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस चैप्टर में हम प्लाज्मा वेव्स को स्टडी करेंगे। अब कोई भी जो पीरियाडिक मोशन होती है उस पीरियाडिक मोशन को आप फोरियर एनालिसिस के जरिए डीकम्पोज कर सकते हैं इनटू अ सुपरपोजिशन ऑफ साइनसॉइडल ऑसिलेशंस, और वो जो ऑसिलेशंस हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट वेवलेंथ की होंगी। ठीक है, अब आपने पीरियाडिक मोशन को जब डीकम्पोज कर लिया इनटू नंबर ऑफ साइनसॉइडल ऑसिलेशंस में, तो उनमें से अगर आप कोई एक कंपोनेंट ले लें तो वो सिंपल वेव होगी। ठीक है, यानी अगर आप ये अंडरस्टैंड करना चाहें कि एक सिंपल वेव हमें कैसे मिलेगी, तो जो भी पीरियाडिक मोशन होगी फ्लूइड की, सबसे पहले आप फोरियर एनालिसिस के थ्रू उसको डीकम्पोज करें इनटू डिफरेंट ऑसिलेशंस और उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हों, डिफरेंट वेवलेंथ्स हों, उनमें से किसी एक कंपोनेंट को अगर आप चूज कर लें तो वो आपको सिंपल वेव देगा। और ये जो ऑसिलेशंस हैं अगर तो इन ऑसिलेशंस की एम्पलीट्यूड स्मॉल हो तो फिर जो वेव फॉर्म बनेगी वो साइनसॉइडल बनेगी और फिर एक सिंगल कंपोनेंट हमें मिलेगा। तो ये वो सिचुएशन है कि जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, या हम इस सिचुएशन को लेके जितनी भी आगे वेव्स आएंगी हम उनको डील करेंगे। ठीक है, अब कोई भी जो ऑसिलेटिंग क्वांटिटी होती है, फॉर एग्जांपल डेंसिटी है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कोई भी और क्वांटिटी है कि जो ऑसिलेट कर रही हो, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एक्सपोनेंशियल में आपको आयोटा के बाद के डॉट आर माइनस ओमेगा टी है। अब यहाँ पे जो के डॉट आर है ये वेक्टर्स हैं, के भी वेक्टर है और आर भी वेक्टर है। तो अगर के डॉट आर ये दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है, अगर मैं इनको कंपोनेंट्स में लिखूं, के को भी कंपोनेंट्स में लिखूं और आर को भी कंपोनेंट्स में लिखूं और इनका स्केलर प्रोडक्ट लूं, तो मुझे ये वाली चीज मिलेगी के एक्स इंटू एक्स प्लस के वाई इंटू वाई प्लस के जी इंटू जी। अब ये जो इक्वेशन 4.1 में एन बार आपको नजर आ रहा है, ये एन बार ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी और ये वेव की एम्पलीट्यूड को शो कर रही है। कि यहाँ पे के आपको जो नजर आ रहा है ये प्रोपगेशन कांस्टेंट है। ये हमें जब भी वेव प्रोपगेट करती है किसी मीडियम में तो उस वेव की प्रोपगेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है ये के। अगर हम ये एज्यूम करें कि जो वेव है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, तो फिर के का सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट। तो हम ऑनवर्ड जब वन डायमेंशन में उसकी मोशन लेंगे वेव की, तब भी हम क्या करते हैं कि के को के आप एक्स लिखने के बजाय उसको के से ही शो कर देते हैं, लेकिन ऊपर से देखें ये बोल्ड नहीं है या ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रही। अब इसका ये मतलब है कि ये किसी एक ही डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा के एक्स और फिर माइनस ओमेगा टी। ये जो आपने इसको एक्सप्रेस किया डेंसिटी को, ये वन डायमेंशन में आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया। इसका ये मतलब है कि जो वेव है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अलोंग उसकी प्रोपगेशन है। ठीक है, अब ये अगर आप इसको देखें एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को, तो उसके ऊपर आयोटा और अंदर ये टर्म है, तो इसका ये मतलब है ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जो डेंसिटी है। इसलिए कि जब आप इस एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को ओपन करेंगे
तो आपके पास एक रियल टर्म आएगी और एक इमेजिनरी टर्म आएगी। तो जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है, मेजरेबल जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो रियल पार्ट होता है इसका, यानी डेंसिटी का जो रियल पार्ट है वो मेजरेबल है। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो मेजरेबल नहीं है। तो इसको अगर हम लिखें रियल पार्ट इसका अलग करके, तो देखें ये आ जाएगा n, ये तो उसकी एम्पलीट्यूड है जो बाहर है, इनटू कॉज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। और इसका सेकंड वाली जो टर्म है वो हमने इग्नोर कर दी है, वो इमेजिनरी टर्म होगी, तो प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा। तो चूंकि वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होगी, इसलिए उस पार्ट को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है और सिर्फ वो पार्ट लिखा है जो मेजरेबल है। अच्छा, अब जो कांस्टेंट फेज है, पॉइंट ऑफ कांस्टेंट फेज किसी भी वेव के ऊपर जो मूव कर रहा हो, वो उसका ये मतलब होता है कि जो डी बाई डी टी के एक्स माइनस ओमेगा टी है वो इक्वल टू जीरो, यानी कि कांस्टेंट फेज इसका है। फेज यहाँ पे कौन शो कर रहा है, ये जो के एक्स माइनस ओमेगा टी है। तो अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये जो फेज है ये अगर कांस्टेंट हो, यानी ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ द वेव उसका जो फेज है वो कांस्टेंट रहे। वो कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है कि के एक्स माइनस ओमेगा टी में कोई चेंज ना आ रही हो, तो फिर जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा यहाँ से। और इससे अगर हम डी एक्स बाई डी टी निकालें तो वो ओमेगा बाई टी आएगा और वो वी फाई आएगा। यहाँ देखें कि डी एक्स बाई डी टी जो है, डी डी एक्स बाई डी टी ये आपको किसकी डायमेंशन देता है, डी एक्स बाई डी टी का मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी से आपको वेलोसिटी की डायमेंशन मिलती हैं। और राइट हैंड साइड पे क्या चीज है, ओमेगा बाई के। तो ओमेगा बाई के की डायमेंशन भी वेलोसिटी की होंगी और इसको हम वी फाई से शो करते हैं, और ये वी फाई जो है ये दिस इज द फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो जब भी वेव प्रोपगेट करेगी किसी मीडियम में, तो उस सिंगल वेव की जो वेलोसिटी होगी वो फेज वेलोसिटी होगी। और कैसे डिटरमिन करेंगे हम उसको, ओमेगा बाई के से। ओमेगा में आपको बता चुका हूँ, ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी है और के इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट। अगर तो फेज वेलोसिटी यानी कि ओमेगा बाई के पॉजिटिव हो, इसका ये मतलब होगा कि वेव राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, और राइट डायरेक्शन में मूव करने का ये मतलब है कि टी के साथ साथ, टाइम के साथ साथ एक्स इंक्रीज कर रहा है, ताकि नेट ये जो फेज है हमारा के एक्स माइनस ओमेगा टी ये कांस्टेंट रहे। देख लें, के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो फर्स्ट टर्म में के मल्टीप्लाई बाई एक्स है और माइनस दूसरी टर्म में ओमेगा मल्टीप्लाई बाई टी है। अब अगर तो के और ओमेगा कांस्टेंट रहें, टाइम इंक्रीज करे उसके साथ साथ एक्स भी इंक्रीज करे, तो पहली जो टर्म है उसमें एक्स इंक्रीज कर रहा है और दूसरी में टी इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से एज अ होल के एक्स माइनस ओमेगा टी जो है ये कांस्टेंट होगा, फेज इसका कांस्टेंट रहेगा। और अगर तो ओमेगा बाई के की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका ये मतलब होगा कि वेव लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो उस केस में आप जो डेंसिटी है उसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर में आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। ऊपर आपने देखा था कि एक्सपोनेंशियल में के एक्स माइनस ओमेगा टी था, जबकि यहाँ पे के एक्स प्लस ओमेगा टी हो गया। यानी अगर तो वेव की प्रोपगेशन टूवर्ड्स राइट हो तो यहाँ पे माइनस आएगा ओमेगा टी के साथ, और अगर टूवर्ड्स लेफ्ट उसकी मोशन हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी अगर तो ओमेगा और के दोनों के साइंस आप इनको चेंज कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर। अब हम एक और क्वांटिटी ले लेते हैं
ये तो हम डेंसिटी को लेकर डिस्कस कर रहे थे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है। तो अब इसको भी उसी तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे जैसे डेंसिटी को किया। अब चूंकि हम डेंसिटी के केस में के एक्स माइनस ओमेगा टी फेज डिफाइन कर चुके हैं डेंसिटी के लिए, तो हम उस फेज को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो चेंज हम किस तरह से करेंगे कि जो के एक्स माइनस ओमेगा टी हमने डेंसिटी के लिए डिफाइन किया था, अब आपने यहाँ पे साथ एक प्लस डेल का इजाफा कर दिया। तो ये डेल लिखने का मकसद ये हुआ कि डेंसिटी के केस में चूंकि फेज के एक्स माइनस ओमेगा टी था, तो अब ताकि उससे चेंज हो, उससे डिफरेंट एक फेज हम डिफाइन कर सकें यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ प्लस डेल्टा है। और अगर इसको एक्सपोनेंशियल में लिखें तो यूं लिखा। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे भी आपको इसका रियल पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्यों रियल पार्ट हमने लिखा, इमेजिनरी को क्यों डिलीट कर दिया? इसलिए कि जो मेजरेबल क्वांटिटी है वो सिर्फ इसका ये रियल पार्ट ही है, ये जो आपको नजर आ रहा है। लेकिन एक्सपोनेंशियल में जब मैंने इसको यहाँ एक्सप्रेस किया तो आयोटा के साथ आया, यानी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म के अंदर उसका रियल पार्ट भी है और उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। लेकिन जब आप उसको ओपन करके लिखेंगे तो सिर्फ रियल पार्ट लिखेंगे, चूंकि सिर्फ ये मेजरेबल क्वांटिटी है। अच्छा, अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और इस फॉर्म में, कन्वीनियंट फॉर्म में लिखूं, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा को अलग से लिख दिया और ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी को अलग से लिख दिया, ये ताकि एक सिमेट्री बन जाए जो डेंसिटी की फॉर्म हमने लिखी है उसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली में। तो ई यहाँ पे फिर किस चीज को शो कर रही है, ये ई बार जो है, ई बार का मतलब है ये एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है ई बार। तो ई बार इंटू ई रेज टू पावर आयोटा डेल्टा को हम ई एफ सी कह देते हैं और बाकी आगे वाली टर्म उसी तरह से। तो अब देखें एक सिमेट्री आपको नजर आ रही है जो डेंसिटी की फॉर्म थी उसमें और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म है इसमें। यहाँ पे ई सी, अब जो आपने लिखा ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि ई सी के अंदर ई रेज टू पावर आयोटा डेल्टा वाली टर्म भी आ गई है। तो ई रेज टू पावर आयोटा डेल्टा है, इसका मतलब है ये कॉज ऑफ डेल्टा प्लस आयोटा साइन ऑफ डेल्टा है, तो ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए अब ये जो एम्पलीट्यूड है दिस इज का कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी यहाँ इस केस में। तो अगर आप डेल्टा निकालना चाहें तो बहुत आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं डेल्टा, इसलिए कि जो ई ऑफ सी है उसका जो रियल पार्ट होगा वो होगा ई काज ऑफ डेल्टा और उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा ई साइन ऑफ डेल्टा। तो जो टेंजेंट डेल्टा होता है, टेंज ऑफ डेल्टा, वो किसके इक्वल होता है? इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो अब आप चूंकि ई सी का रियल पार्ट भी निकाल सकते हैं, ई सी का इमेजिनरी पार्ट भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल के यहाँ पुट करें, इनकी रेशो लें तो टेंजेंट ऑफ डेल्टा आ जाएगा और फिर आप उसका इन्वर्स ले लें, टेन इन्वर्स, तो आपको यहाँ से डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ तक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग बनी कि कोई भी ऑसिलेटिंग क्वांटिटी जो हो तो उसको हम इन जनरल किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि G1 इक्वल टू G1 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा इंटू के डाटा और माइनस ओमेगा टी, यानी किसी भी क्वांटिटी G1 यहाँ पे कोई मतलब ये सिंबॉलिक है, तो जो भी क्वांटिटी होगी, डेंसिटी होगी तो ये n के साथ रिप्लेस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो G1 E के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अगर हम कोई और ऑसिलेटिंग क्वांटिटी लिखते हैं तो ये G1 उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमने यहाँ तक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि जब भी कोई ऑसिलेटिंग क्वांटिटी हम लेंगे यहाँ प्लाज्मा के अंदर या इस चैप्टर के अंदर, तो हम उसको इन जनरल इस तरह से एक्सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ तक आपने फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट देख लिया।
कि फेज वेलोसिटी जब भी सिंगल जो वेव होगी आपकी, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो होगी। अब एक और कंसेप्ट यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी का। अब जो फेज वेलोसिटी होती है वेव्स की प्लाज्मा में, वो स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड कर जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाती है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो ये कहती है कि कोई भी जो जो मैक्सिमम स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी मटेरियल पार्टिकल की जो स्पीड है या जो इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता हो, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब क्या जब फेज स्पीड वेव्स की स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड करती है तो इसका ये मतलब है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वायलेशन हो रही है? जी ऐसा नहीं होता, उसकी वायलेशन नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो फेज स्पीड होती है, ये जो फेज वेलोसिटी होती है, ये इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करती। जैसे कि आप देखें कि जो रेडियो वेव के कैरियर्स हैं, वो कोई इंफॉर्मेशन उस वक्त तक कैरी नहीं कर सकते जब तक आप रेडियो वेव की मॉड्यूलेशन नहीं कर लेते। तो मॉड्यूलेशन से आप उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो एम्पलीट्यूड है, इन चीज़ों को आप एडजस्ट करते हैं, तो तब जाके वो जो मॉड्यूलेटेड वेव्स होती हैं वो इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूलेशन इंफॉर्मेशन होती हैं वो मतलब फेज स्पीड पे वो ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, बल्कि जो एक और वेलोसिटी है जिसको हम डिफाइन करते हैं ग्रुप वेलोसिटी, तो ये जो ग्रुप वेलोसिटी है इसके साथ इंफॉर्मेशन कैरी होती हैं। और याद रखें कि ग्रुप वेलोसिटी कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड नहीं कर सकती। फेज वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ग्रुप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती। ये हमेशा उस स्पीड ऑफ लाइट से कम रहेगी। तो इसीलिए जो फेज वेलोसिटी है वो उससे कोई भी वेव इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर सकते, जबकि जो ग्रुप वेलोसिटी है उससे इंफॉर्मेशन कैरी हो सकती हैं। अब ये जो डिस्कशन है, इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हम मॉड्यूलेटेड वेव यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं कि दो वेव्स को आपस में ऐड अप किया गया है, तो उनको ऐड करके ये निकाली गई हैं। ठीक है, अब देखें आप, ये आपको यहाँ पे दो वेव्स नजर आ रही हैं, एक E1 और एक E2। कर दे प्लीज जी, E1 और E2। स्क्रीन दोबारा शेयर कर दे सर। ओके, तो ये 4.8 में देखें, यहाँ पे आपको दो वेव्स नजर आ रही हैं, E1 और E2, और इन दोनों वेव्स में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो 2 डेल ओमेगा है। अब इनमें से हर वेव की फेज वेलोसिटी ओमेगा बाई के है। ठीक है, तो इसका मतलब है इनमें जो डिफरेंस आएगा जब ये प्रोपोगेट करेंगी वो 2 डेल के का डिफरेंस आएगा। अब हम यहाँ पे कुछ एब्रीवेशन यूज कर लेते हैं इन दो वेव्स में। जैसे जहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी हो,
उसकी जगह हम ए लिख लेंगे और डेल के इंटू एक्स माइनस डेल ओमेगा इंटू टी जहाँ पे है वहाँ बी लिख लेंगे 4.8 दोनों इक्वेशंस में। और उसके बाद हम इन दोनों को ऐड अप कर दें E1 प्लस C2। तो ये देखें ये जो cos ऑफ a प्लस बी है और cos ऑफ a माइनस बी है, तो आप इनको एक्सपेंड कर दें। cos a प्लस बी का मतलब होगा cos a cos b और माइनस sin a sin b। और आगे जो cos ऑफ a माइनस बी है इसको भी एक्सपेंड करें। तो इसमें जो साइन वाली टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, एक माइनस और एक प्लस के साथ है, तो कॉज में ये हमारे पास आ गया। यहाँ दोबारा से आप ए और बी को आपने ऊपर इनकी जो एक्सप्रेशंस हैं उनको यहाँ पे इस जगह पुट करें ए और बी की जगह, तो ये 4.9 आ जाएगा। अब आप ये देखें, ये आपको यहाँ पे एक इन्वेलप सा नजर आ रहा है वेव्स का, ठीक है, जो कि कॉज ऑफ डेल के ऑफ एक्स माइनस डेल ओमेगा ऑफ टी से हमने ये किया। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो इस इन्वेलप के थ्रू कैरी होंगी। ये देखें यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वेव्स है, यहाँ एक वेव नहीं है, ठीक है। तो और आपको यहाँ मॉड्यूलेटेड वेव्स शो हो रही हैं इसमें, ये एक एनवेलप सा बन रहा है, एक पैकेट है, वेव पैकेट ऑफ द वेव्स है ये। तो अब इस पैकेट की या इस एनवेलप की जो वेलोसिटी होगी उसको हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। अब ये जो पैकेट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो एनवेलप नजर आ रहा है वेव का, जो भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होंगी वो इस एनवेलप के थ्रू ट्रेवल होंगी, और इसकी जो वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी है। अब आपको क्या बात समझ आई है कि अगर हमारे पास एक सिंगल इंडिविजुअल वेव हो, ठीक है, विदाउट एनी मॉड्यूलेशन, तो वो उसकी जो स्पीड होगी आप उसको फेज स्पीड कहेंगे, और वो स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड कर सकती है। लेकिन जब वेव्स सुपरइम्पोज होती हैं और एक पैकेट या एक इन्वेलप बनाती हैं, तो उस वक्त वो मॉड्यूलेटेड वेव्स होती हैं और उनकी जो वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी होती है, और जो भी इंफॉर्मेशन कैरी होती हैं वो इसके थ्रू होती हैं, ठीक है, जब ग्रुप वेलोसिटी के साथ ये एनवेलप ट्रेवल करेगा। और अगर हम ये लिमिट ले लें यहाँ पे कि डेल ओमेगा अप्रोचेस टू जीरो, तो ग्रुप वेलोसिटी को हम डिफाइन ऐसे कर लेंगे डी ओमेगा बाई डी टी, और फेज वेलोसिटी हो गई ओमेगा बाई के, जबकि ग्रुप वेलोसिटी हो गई डी ओमेगा बाई डी के। और ये क्वांटिटी जो है वी ऑफ जी, ये कभी भी ये स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड नहीं कर सकेगी, ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। तो इसीलिए उससे हमेशा कम होगी स्पीड ऑफ लाइट से, तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन भी कैरी कर सकती है। अब फेज स्पीड की स्पीड ऑफ लाइट से कम हो या ज़्यादा हो तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से वो कम भी हो तब भी वो इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करेगी, अगर उससे ज़्यादा हो फिर भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करेगी, तो इसलिए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कॉन्सेप्ट था जी वेलोसिटीज का। अब हम एक और इसमें एस्पेक्ट से इसको देखते हैं कि प्लाज्मा ऑसिलेशंस को। आपको पता है कि प्लाज्मा के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन आयन अगर आप प्लाज्मा को देखें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स होते हैं, इनका आप कंपैरिजन करें तो आयन्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइटर हैं और आयन्स बहुत हेवियर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो उनकी जो थर्मल मोशंस होंगी, थर्मल एजिटेशंस होंगी, उनकी वजह से
आयंस बहुत हैवी हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में बहुत कम डिस्प्लेस होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स लाइटर होने की वजह से बहुत जल्दी डिस्प्लेस हो जाएंगे अपनी पोजीशन से। तो जब आप आयन और इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो आयंस आमतौर पे एक यूनिफॉर्म बैकग्राउंड बनाते हैं, इसलिए कि आयंस बहुत हैवी हैं। तो हम प्लाज्मा की डिस्कशन में जब आप आगे देखेंगे, हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आयन जो है वो स्टेशनरी हैं या रेस्ट में हैं। तो रेस्ट में किस सेंस में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में वो स्टेशनरी हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में आयंस रेस्ट पोजीशन में हैं, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत फास्टली मूव कर रहे होंगे, बहुत जल्दी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे, जबकि आयंस अभी अपनी जगह पे ही होंगे। तो आयंस एक यूनिफॉर्म बैकग्राउंड बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स उनके मुकाबले में डिस्प्लेस होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जनरेट हो जाएगी, और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी होगी? उनकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पुल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो प्लाज्मा की न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रह सके। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएंगे, लेकिन वो अपने इनर्शिया की वजह से क्या करेंगे कि आगे अपनी उस पहले वाली पोजीशन पे स्टॉप नहीं करेंगे, बल्कि वहां से आगे गुजर जाएंगे, और इस तरह से वो अपनी जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी उससे टू एंड फ्रो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करेंगे उसको हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का नाम दे देंगे। और ये जो ऑसिलेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ये इतनी फास्टली होगी कि जो बैकग्राउंड में मैसिव आयंस मौजूद हैं उनको इतना टाइम नहीं मिल सकेगा कि वो उन जो ऑसिलेटिंग फील्ड है उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो इसलिए वो अपनी जगह पे स्टेशनरी रहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट करते रहेंगे। अब हम यहाँ पे जो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है इसका एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं। तो ये जो स्टेप्स अभी आप यहाँ पे देखेंगे, ये स्टेप्स आपने अपने जहन में रखने हैं, क्योंकि आगे जब हम डिस्कशन करेंगे या जब हम डेरिवेशन करेंगे तो ये वाले सारे स्टेप्स वहाँ पे यूज होते रहेंगे। यानी जब भी आप मैथमेटिकली इस चैप्टर में किसी प्रॉब्लम को लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो जो बेसिक स्टेप्स हैं वो यही होंगे, स्टार्ट आप इन्हीं स्टेप से करेंगे। तो नंबर 1, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक केस लेते हैं कि देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। किस मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है कि एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। फिर हम ये लेते हैं कि देयर आर नो थर्मल मोशंस। तो थर्मल मोशंस अगर नहीं होंगी तो इसका मतलब है के टी इक्वल टू 0 होगा। और फिर आयंस जो है वो फिक्स है स्पेस में, यानी उनकी एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, फिक्स्ड है, वो अपना एक यूनिफॉर्म बैकग्राउंड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में। और आखिरी बात हम ये इसमें एक ये देते हैं कि जो प्लाज्मा जो है ना वो इनफाइनाइट है इन एक्सटेंट। इनफाइनाइट का मतलब है कि उसकी डायमेंशंस जो है प्लाज्मा की वो बड़ी हैं, ज़्यादा हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो मोशंस हैं हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग है। यानी कि हमने 3 डायमेंशनल केस नहीं लिया, हमने 1 डायमेंशनल केस कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रॉन्स एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये अपनी सिंप्लिसिटी के लिए है। तो इसका ये मतलब हुआ कि डेल को आप पार्शियल बाई पार्शियल एक्स लिख लेंगे, चूंकि डेल तो 3 डायमेंशनल ऑपरेटर है। तो जब आप इसको पार्शियल बाई पार्शियल एक्स कहेंगे तो ये इसका 1 डायमेंशनल पार्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्स डायरेक्शन में होगी, ई इंटू एक्स यूनिट वेक्टर, और डेल क्रॉस ई 0 हो जाएगा। या अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखें तो ई इक्वल टू माइनस डेल ऑफ फाई हो जाएगा।
यहाँ पे फाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को शो कर रहा है। तो आप देखेंगे आगे चल के कि हमारे लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक्सप्रेस कर लें। मैथमेटिकली इक्वेशंस को सॉल्व करना या उनको डील करना हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है इस तरह से। तो हम आमतौर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर कह दिया कि देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। तो और ये ऑसिलेशन हमारी फिर क्या होंगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑसिलेशन होंगी। अब जो इसकी इक्वेशंस हैं उसमें एक तो आ जाती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन और दूसरी कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की ये फॉर्म होती है कि बाय मेस है पार्टिकल का और मेस के साथ साथ पार्टिकल की डेंसिटी है m इंटू एन ऑफ ई। एन ऑफ ई इसलिए लिखा है कि ये हम इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन को शो कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। तो ये 4.12 में देखें और अंदर है डेरिवेटिव ऑफ v ऑफ e, और आप ये एक आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है इनके अंदर एक दो टर्म्स हैं और फिर एक आप देखें तो राइट हैंड साइड पे एक टर्म है। तो इसके अंदर ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये सारी आपको पता है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, एन ऑफ ई जो है ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी ई जो यहाँ पे यूज हुआ है ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, डेल 3 डायमेंशनल ऑपरेटर है, और एम जो है ये मेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट ये जो एक आपको फिगर नजर आ रही है ये देखें, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन की या जो इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशंस है उसको शो कर रही है। तो आप ये देखें कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं एक तो फिल हुई है यहाँ पे ग्रिड्स के साथ, ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रही है, और ये जो ब्लैंक है जिसके अंदर ग्रिड्स नहीं है, ग्रिड लाइंस नहीं है, वो आइंस को शो कर रही है। ठीक है, तो आप देखें कि ये उसकी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मतलब ये स्टार्ट में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं और आयंस इधर हैं। तो जब इक्विलिब्रियम से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, और इधर आए, तो अब देखिए एक साइड पे आपको लेयर नजर आ रही है पॉजिटिव आयंस की, और लेफ्ट साइड पे आपको एक ये नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो इनके दरमियान ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को वापस पुल कर रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन पुल होके आएंगे, लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ये डिस्प्लेस होके देखिए आपके दूसरी साइड पे चले गए। ऐसा क्यों हुआ, इनके इनर्शिया की वजह से हुआ, और इतने फास्ट इनकी मोशन थी कि आयंस इनको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सके। जब ये इधर से पास कर रहे थे तो इतना टाइम नहीं मिला आयंस को कि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिस्पॉन्ड कर सकते, तो इसलिए ये अपनी इनर्शिया की वजह से दूसरी साइड चला गया। फिर ऑसिलेट करता हुआ लेफ्ट साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, और फिर आपको राइट साइड पे ये नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से इनकी टू एंड फ्रो मोशन होगी या ऑसिलेशन होगी। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑसिलेट कर रहे होंगे उसे हम क्या नाम देंगे वो इनकी वो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है। और अभी हम यहाँ पे उसी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसका उसका देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या बनेगा। ऊपर मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये आपके सामने जो लिखी हुई है 4.13 में।
अब चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक केस ले रहे हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है, तो अब मैक्सवेल इक्वेशन में से हम यहाँ पे सिर्फ वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व ना हो रही हो। तो और वो इक्वेशन जो है वो पाइथन इक्वेशन है। तो आप देखें ये 4.14 में आपको ये पाइथन इक्वेशन नजर आ रही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई, डेल 3 डायमेंशनल ऑपरेटर है। तो हमने जो केस लिया है वो चूंकि 1 डायमेंशनल केस लिया, हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए डेल को पार्शियल ई बाई पार्शियल एक्स से पार्शियल बाई पार्शियल एक्स से हमने रिप्लेस किया, तो डेल डॉट ई पार्शियल ई बाई पार्शियल एक्स बन गया और इक्वल टू ई इंटू एन आई जो है ये आयंस की डेंसिटी है और एन ई जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है। अब यहाँ पे जो टेक्निक हम यूज करते हैं वो लीनियराइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं कि हम अपनी इक्वेशंस को लीनियराइज करते हैं। ये स्टेप्स होते हैं लीनियराइज करने के कि आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में लिखते हैं। पहला पार्ट उनका इक्विलिब्रियम पार्ट होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस नहीं हुए थे, जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में थे, तो उस वक्त उनका जो क्वांटिटीज थी वो एक उसका वो पार्ट आ जाएगा। तो जो इक्विलिब्रियम पार्ट होगा उसको हम उसके नीचे एक सबस्क्रिप्ट जीरो लिख देंगे। तो ये जीरो जहाँ लिखा होगा इसका मतलब होगा ये इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। और दूसरा उसका जो परटर्ब पार्ट होगा, जब परटर्बेशन हो जाए, जब डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो उस पार्ट को हम 1 लिख के शो करेंगे सबस्क्रिप्ट के साथ। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एन ऑफ ई जो है, इसको देखें हमने लिखा एन नॉट प्लस एन वन। एन नॉट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उस वक्त थी जब इलेक्ट्रॉन अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, जब अभी डिस्प्लेस नहीं हुआ था। और एन वन उसकी जो डेंसिटी है ये जब वो डिस्प्लेस हो गया, जब उसके अंदर परटर्बेशन हो गई, वो उसका पार्ट था। ऐसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी नॉट इक्विलिब्रियम है और वी वन उसकी परटर्बेशन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई नॉट प्लस ई वन में आ गई। अब देखें कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था या जब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी तो नहीं थी, इसलिए ये जो वी नॉट है ये जीरो होगा। ये वो जब डिस्प्लेस हुआ तो उसकी कोई वेलोसिटी हुई, तो सिर्फ इस वेलोसिटी का जो है ये परटर्ब पार्ट होगा। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस वक्त जनरेट हुई जब इलेक्ट्रॉन ने डिस्प्लेस किया। तो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में था उस वक्त कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो इसका मतलब है ये ई नॉट भी जीरो हो जाएगा। और ये नीचे देखें कि हमने ये बताया कि डेल एन नॉट भी जीरो होगा, वी नॉट भी जीरो होगा, ई नॉट भी जीरो होगा। और इसी तरह से जो एन नॉट क्यों जीरो है, क्योंकि एन नॉट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रही ना। तो जब आप जिसके अंदर चेंज नहीं आ रही होती उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो पार्शियल एन नॉट बाई पार्शियल टी भी जीरो, इसलिए कि एन नॉट यूनिफॉर्म है। वी नॉट जब जीरो है तो पार्शियल वी नॉट बाई पार्शियल टी भी जीरो, पार्शियल ई नॉट बाई पार्शियल टी भी जीरो। अब ऊपर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, उनमें जहां पे ये चीजें आएंगी, ये टर्म आएंगी, जहां पे एन ई है वहां पे हम एन नॉट प्लस एन वन लिखेंगे, जहां वी ऑफ ई है वहां हम वी वन लिखेंगे, जहां ई है वहां पे हम ई वन लिखेंगे, और जहां इन क्वांटिटीज के डेरिवेटिव्स आएंगे ये जो नीचे लिखी हुई है वहां हम जीरो कर देंगे। अब हम सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको लेते हैं और उसको लीनियराइज कर लेते हैं हम। ये देखें ये लीनियराइज हो गया जी एम, और अंदर क्या था, पार्शियल वी बाई पार्शियल टी था, तो वी वन के साथ रिप्लेस हो गया। और इस तरह से आगे वी वन डॉट डेल वी वन इक्वल टू ई इंटू ई वन आ गया। अब इसमें आप देखें कि ये जो सेकंड वाली टर्म है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जीरो है, इसलिए कि हम लीनियर थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म बन जाएगी वी वन डॉट,
और इधर बाहर भी V1 है, तो ये V1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये लीनियर नहीं रहेगी। तो ये इसलिए जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं, हम अपनी इक्वेशंस को लीनियराइज कर रहे हैं, तो ये वाली टर्म इसमें से खत्म हो जाएगी। इसी तरह से जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऊपर मैंने लिखी थी, उसमें भी आप n को रिप्लेस कर देंगे n1 प्लस n0 से, v को रिप्लेस कर देंगे v1 प्लस v0 से, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह की फॉर्म आपके पास बनेगी। अब इसमें भी फिर हम क्या करेंगे कि आप ये देख लें कि n1 v1 अब इसका भी ये जो है ना, ये नॉन लीनियर टर्म बन जाएगी हमारे पास, n1 मल्टीप्लाई बाई v1। चूंकि n1 भी परटर्ब क्वांटिटी है, v1 भी परटर्ब क्वांटिटी है, तो जब दो परटर्ब क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लेंगे तो वो नॉन लीनियर टर्म बनेगी, इसलिए इसको भी हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्या बच गया यहाँ पे, डेल डॉट एन नॉट v1, तो डेल ऑपरेटर इनके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो फिर दो टर्म्स आएंगी ये नीचे वाली। तो इसमें से भी आप देखें जहाँ पे डेल इंटू एन नॉट है, नॉट चूंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, यूनिफॉर्म है, इसलिए इसके ऊपर जब आप डेल ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी, और ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख लिया। और बिल्कुल ऐसे ही आप जब पाइथन इक्वेशन को लीनियराइज करेंगे तो 4.19 वाली टर्म बचेगी। इसमें आप देखें कि इनिशियली जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस नहीं हुए थे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और आयन की डेंसिटी इक्वल थी, n(I0) इक्वल टू n(E0) था। तो जब परटर्बेशन हुई तो आयंस के अंदर तो कोई परटर्बेशन नहीं हुई, क्योंकि आयंस को हमने कहा कि वो स्टेशनरी बैकग्राउंड बना रहे हैं, वो तो वहीं पे मौजूद हैं। तो डिस्प्लेस कौन हुआ, डिस्प्लेस हुए इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये नीचे आप देखें तो -E(n1) आपको नजर आ रहा है। अब ये हमारे पास तीनों जो इक्वेशंस थी हमारी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड पॉइसन इक्वेशन, इनलाइज कर लिया है। अब इनमें कोई भी ऐसी टर्म मौजूद नहीं है जो क्वाड्रेटिक हो या हायर ऑर्डर्स की हो। अब यहाँ पे ऑसिलेटिंग क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, वेलोसिटी है, v1 है, n1 है, e है। तो इनको हमने ऑसिलेटिंग क्वांटिटीज को इस तरह से लिख लिया, ये जैसे मैंने स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन किया। देखिए तीनों को। अब अगर तो मैं पार्शियल बाई पार्शियल टी निकालूं किसी भी क्वांटिटी का इनमें से, तो आप देखें पार्शियल बाई पार्शियल टी निकाल सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
तो ये आप देखें कि जितनी भी ऑसिलेटिंग क्वांटिटीज हैं V1, N1, E, इन तीनों को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि ऑसिलेटिंग क्वांटिटी को ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब अगर आप इनमें से किसी भी क्वांटिटी का पार्शियल बाई पार्शियल टी निकालें, किसी का भी पार्शियल टी निकालते हैं तो आपको माइनस आयोटा ओमेगा मिलेगा और बाकी एज इट आप डेल इनके ऊपर ऑपरेट करते हैं तो आपको आयोटा के मिलेगा बाहर और बाकी ये आपको एज इट इज मिल जाएंगी। तो इसका ये मतलब हुआ तीन इक्वेशंस आई हैं लीनियराइज फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड पॉइसन इक्वेशन। तो उन तीनों में जहां जहां पे पार्शियल बाई पार्शियल टी होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा ओमेगा से, और जहां पे डेल होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे आयोटा के से। तो ये काम किया हुआ है। 4.21 जो है सर आज के लिए इतना काफी है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। सर दूसरी क्लास शुरू हो गई है। क्लास एंड कर दें। सर आपका माइक म्यूट है। तो ये देखें, ये जो थ्री इक्वेशंस है ना 4.21, 4.22 एंड 4.23, तो ये कैसे आई हैं ये तीन? जी बोले। सर हमारी दूसरी सालों की क्लास स्टार्ट काइंडली क्लोज कर दें। ओके, बस ये एंड पे है लेक्चर। ठीक है, ये ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। तो अब आप इन तीन इक्वेशंस को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये हमें फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एन नॉट यू स्क्वायर बाई एम एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर ओमेगा निकाल लें आप तो दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, और ये आप देखें, ये लास्ट स्लाइड है। ये लास्ट स्लाइड में आपको शो कर रहा हूं। इसमें फ्रीक्वेंसी की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये हमारे
मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा पी इक्वल टू एन नॉट ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट एम। यहाँ पे आप अगर देखें तो इसमें कुछ वैल्यूज पुट कर दें इन इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, एप्सिलॉन नॉट की और मेस की। ये वो क्वांटिटीज हैं जो हमेशा कांस्टेंट होंगी। इलेक्ट्रॉन का मेस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो यहाँ सिर्फ डेंसिटी है कि जो वेरी कर सकती है। तो आप बाकी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें तो ये 4.26 इसमें जो है ये आ जाएगा। और हमारे पास जो एफ ऑफ पी फ्रीक्वेंसी होती है वो जब आप उसको लिखें तो ओमेगा पी बाई 2 पाई होता है। तो एफ हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरह से। अगर कोई आप टिपिकल एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल किसी एक रीजन के अंदर जहाँ प्लाज्मा की डेंसिटी 10⁻18 पर मीटर क्यूब हो, तो आप इस n की जगह 10⁻18 लिखें तो आप देखेंगे कि जो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है वो 9 गीगाहर्ट्ज आ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी वैल्यू है 9 गीगाहर्ट्ज। ठीक है। इसी तरह से अगर तो आप माइक्रोवेव रेंज में जो रेडिएशंस होती हैं उनकी आप अगर फ्रीक्वेंसी निकालें तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तकरीबन 28 गीगाहर्ट्ज पर टेस्ला आ जाएगी। तो ये बहुत लार्ज वैल्यू है। तो अब आप देखें कि जो प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी है वो चार्जेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। और इतनी लार्ज प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी आती क्यों है? इसलिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मेस है वो बहुत स्मॉलर होता है और मेस यहाँ पे डिवाइड होके आ रहा है इसमें। तो जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी मेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन की तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी उतनी ही लार्जर हो जाएगी। तो इसीलिए आप देखते हैं यहाँ पे कि ये जो हम दो एग्जांपल्स यहाँ पे शो की हैं तो इन दोनों एग्जांपल्स में जो फ्रीक्वेंसी है प्लाज्मा की वो बहुत ज़्यादा आती है, बहुत लार्ज वैल्यू है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की।